सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के जीएस के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। मार्ले मिंटो सुधार, देखिए आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर जब देखते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश किया कीजिए, उसको सर्च कीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स और बन सकते हैं। जब आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पढ़िएगा तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। याद करना एक अलग चीज़ है, याद कीजिएगा, कुछ समय के बाद भूल जाइएगा, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करके उसे पढ़िएगा तो वो लंबे समय तक रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार में क्या बोला गया। मार्ले मिंटो सुधार यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार राज्य के सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के पीछे मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि करना था। इस सुधार के तहत पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश की गई थी। तो ये था मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। आगे है 1919 का रॉलेट एक्ट। 1919 का रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की प्रमुख और विनाशकारी घटनाएं थी। आपको पता होना चाहिए डेट भी। डेट जालियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। जबकि 1919 का रॉलेट एक्ट, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 को ब्लैक एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। जालियांवाला बाग नरसंहार भारत के इतिहास में काले दिनों में से एक है। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल डेट और मंथ के साथ आपको ये याद होना चाहिए। 1919 का रॉलेट एक्ट, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा युद्धकाल भारत की रक्षा अधिनियम 1915 के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को अस्थायी रूप से बदलने का था। चूँकि इस अधिनियम ने कई अन्यायपूर्ण प्रावधान पेश किए, इसलिए देश भर की जनता ने इसका विरोध किया। किसका? रॉलेट एक्ट 1919 का। ओके, अगला पॉइंट है, जालियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसी घटना थी जिसमें निहत्थे भारतीयों के एक बड़े समूह को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई और उनका नरसंहार किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख मोड़ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, ये ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के शासन के दौरान भारत का शासन चार्टर अधिनियमों के अनुसार चलाया जाता था। यह 1857 के बाद बदल गया। भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम भी कहा जाता है, कि अधिनियमन के साथ इसके बाद भारत सरकार ने भारत सरकार अधिनियमों, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, के अनुसार कार्य किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक प्रावधान था कि भारत की संवैधानिक योजना में और सुधारों के दायरे को देखने के लिए प्रत्येक 10 वर्षों के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1928।
यानी कि 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 में की गई थी, जिसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 1930 और 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन, ये देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जा रहा है। तो गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 1930 और 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय परिषद अधिनियम 1935 का एक परिणाम था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत में एक जिम्मेदार सरकार की यात्रा में दूसरा मील का पत्थर था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से 1-2 बार पढ़िएगा, तो आपको जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन हो गया, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, ये स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में, ये सब का डिटेल से आपको अच्छे से पता चलेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 18, I का वैल्यू दिया हुआ है 3, और आपको पूछा जा रहा है प्रतिरोध, यानी कि R का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 3 छक 18, देयरफॉर R इज इक्वल टू व्हाट, 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 3। ओके, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आप उस प्रकार की औषध को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C एगोनिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल की इमारत का निर्माण। देखिए पेंशन, सब्सिडी, वेतन का भुगतान, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, इन दोनों में अंतर देखिए। सरकार के खर्च को 2 हिस्सों यानी कि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटा जाता है। सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। जैसे कि पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, ये सारे के सारे क्या हो गए, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय ऐसे खर्च होते हैं जिनसे न सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती और न ही आय, जैसे वेतन, पेंशन। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो वेतन, पेंशन हो गया ना, ये सब्सिडी, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हो गए राजस्व व्यय। जब यहाँ पे पूछा जा रहा है पूंजीगत व्यय के बारे में, तो स्कूल की इमारत का निर्माण, तो यहाँ पे स्कूल की इमारत का निर्माण, पुल हो गया, सड़क हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत के संविधान की भाग 4 यानी कि आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 4 भी याद रखना है आपको। इस भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक मेंशन है। राज्य की नीति आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एक आधुनिक और कल्याणकारी राज्य के लिए एक बहुत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP आमतौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य नागरिकों या लोगों को आश्रय, भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आगे है मौलिक अधिकार। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक हैं और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जो
मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, डीपीएसपी भाग 4 और मौलिक अधिकार भाग 3, ये याद रखिएगा। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार संबंधित है। मौलिक अधिकारों की चर्चा जो की गई है अनुच्छेद 12 से 35, और उसमें जो बताया गया था डीपीएसपी के बारे में अनुच्छेद 36 से 51, ये आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर उसके मौलिक अधिकार की कह सकते हैं मतलब हनन हो रहा है तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ए.के. गोपालन केस 1950, शंकरी प्रसाद केस 1951 आदि इसके एग्जाम्पल हैं। में मौलिक अधिकारों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय पारित किए गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए, मूल अधिकार जो है, मेन जो मूल अधिकार है वो 7 है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है और उसे हटा करके 300A आर्टिकल में डाल दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। खैर, संपत्ति के अधिकार की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल देखते हैं जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला समता का अधिकार, इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 14 से 18, बिल्कुल आपको आर्टिकल के साथ इसको याद करना होगा। आर्टिकल 14 to 18 समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और से 24 तक, यानी कि 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद अधिकार जो है अनुच्छेद 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला आप भारत का संविधान देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप इससे भी कई बार एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, आपको इसका ईयर बताना है, ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसमें जो शब्द जोड़े गए थे, है ना, अखंडता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, और यहाँ पर में दिया हुआ है। खैर, मैं इसे पूरा पढ़ देता हूँ। आखिर ये भारत का संविधान जो उद्देशिका है इसमें क्या क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा ये उद्देशिका था भारत का संविधान का। इसको आपको अगर संभव है तो आप इसे याद कर लीजिए, अदरवाइज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को सम्मिलित किया गया। ये यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इस समिति का गठन 1976 में किया गया था। इसे 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों के महत्व के संबंध संस्तुति देनी थी। इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए और नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया, जिसमें संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51 क। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। अगर पूछा जाए जो संविधान जिस समय बना था उस समय मूल कर्तव्य कितने थे, तो उस समय एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में 10 जोड़े गए, फिर उसके बाद एक जोड़ा गया, तो कुल अभी वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिहार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो ये 4 कथन है, 4 कथन में से आपको बताना है। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिन्हास उस सिराज। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको कुछ स्टैटिक जीप के टाइप के होते हैं, रटने वाले क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की थी? तो मिन्हास उस सिराज ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आंद्रे मैरी एम्पियर। ओके, इन्होंने ये सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। अगला है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। देखिए, यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। देखिए, प्राक्कलन समिति का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये धन से रिलेटेड है, धन के व्यय जो भी खर्च होते हैं कि अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह अस्थायी मित व्ययता समिति के रूप में कार्य करती है और इसकी आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई अस्थायी समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है। इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आता है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं, जो सत्तारूढ़ दल का होता है।
इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो मोटा मोटी तौर पर इसमें एक क्वेश्चन बन के आता है, जो इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। किसमें? प्राक्कलन समिति में। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया वो सीमा पुनिया को दिया गया था। ठीक है, 2022 का पूछा जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित रेगुलर पूछा जाए तो ये जीवन ज्योति सिंह तेजा को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन अगर पूछा जाए तो ये दिया गया दिनेश जवाहर लाल को। और ध्यानचंद पुरस्कार जब पूछा जाए तो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया अश्विनी अकुंजी को। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी HDI के अवरोही क्रम में देशों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान और नाइजर। इनके पॉइंट के हिसाब से इनको अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में दिखाया गया है। देखिए, स्विट्जरलैंड इसका पॉइंट कितना है? 0.962। नॉर्वे का है 0.961। आइसलैंड का है 0.959। और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स यानी कि HDI में भारत का रैंक अगर पूछा जाए तो 191 देशों में 132वें स्थान पर 0.633 के साथ 132वें स्थान पर इंडिया की रैंक है। किसमें? HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसे 2005 में बनाया गया था, ये भी सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया गया था। और इसका जो तीसरा आंसर है इसे 2018 में भंग कर दिया गया, ये इसका आंसर सही नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन 3। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए विटामिन के। वसा में देखिए, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन देखिएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, के, डी, ए, ई। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसायुक्त ऊतक में संग्रहित किया जाता है। विटामिन के की शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होता है। अगर विटामिन के शरीर में न हो तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनने की वजह से सारा खून शरीर से बाहर निकल जाएगा। विटामिन के हड्डियों को मजबूत करता है, यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ ही दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। तो बेसिकली विटामिन के इज़ रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, ये आप याद रखिएगा। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई एक प्रकार का विटामिन होने के साथ एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। विटामिन ई एक प्रकार का विटामिन है जो फैट में घुल जाता है। अब जब फैट की बात हो रही है तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो के, डी, ए, ई ये सारे के सारे वसा में घुलनशील है। अगर पानी में पूछा जाए तो बी और सी ये 2 विटामिन जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो विटामिन ई के बारे में बात हो गई और ये फैट में यानी कि वसा में घुलनशील है। ये वेजिटेबल ऑयल अनाज, मांस, अंडे, फलों, सब्जियों और व्हीट जर्म ऑयल के साथ साथ कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ई सप्लीमेंट के रूप में भी मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन यानी कि सूरज से प्राप्त विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी के माध्यम से त्वचा में पैदा होता है। जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा की कमी होती है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर और पतली हो जाती है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बताना है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियाँ होती है जैसे रतौंधी। अगला क्वेश्चन है भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण
फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन यानी कि बीईसी का अनुमान लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924। अगला है 2022 में अटल पेंशन योजना के लिए किए गए परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है ना। तो ए में क्या दिया हुआ है, एक पहला ऑप्शन है तो उसमें सिर्फ एक बताया गया है। तो ए में दिया हुआ है नए मापदंड के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है 1 अक्टूबर 2022 के बाद APY में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। अगले जो दो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो वेरी इजी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो मेंशन किया गया है यो आर्टिकल 280 में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन अलॉटमेंट के उद्देश्य से गठित किया गया एक संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था। मूल रूप से वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए वर्ष 1951 में गठित किया गया था। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग आर्टिकल 280। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम ये जो है भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए बी सी तीनों की तीनों सही है। पहला, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। अगला क्वेश्चन है पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही होगा और बी गलत होगा। भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काट ली जाती है, बिल्कुल सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो देखिए भारत में रबी की जो फसलें हैं वो उगाई जानी फसलें मक्का, धान, चना, सोयाबीन ये सब नहीं है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है और इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। रबी की फसल में कौन कौन से शामिल है? जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। अब खरीफ की फसलें मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे ज्वार, चावल, कपास, मक्का खरीफ की फसलें होती है। जायद फसलें, इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उदाहरणतः तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द ये सब के सब जायद फसल है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था? तो ये था थायमीन। ठीक है ना। अब देखिए बी ग्रुप को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन बी के कितने प्रकार हैं? तो विटामिन B1 बिल्कुल आपको साइंटिफिक नेम के साथ आपको याद रखना है। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फॉलेट, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। बिल्कुल इन सब को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यौन संचारित रोग यानी कि STD के संबंध में से कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों सही है। यौन संचारित रोग STD किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचरित होने वाला संक्रमण है। अगला है HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ये वायरस से ही तो होते हैं।
अगला है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी के ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होगा। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसमें दिया गया है कौन सा सही है, तो एक और दोनों सही है, तीसरा गलत है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, और खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में, खेतड़ी वैसे भी राजस्थान में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की रैंक जो थी ये 10वीं थी। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछे गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब ये तो 2 तारीख का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। अगले वीडियो में हम 3 तारीख के जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम कवर करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।